अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा नाम है आसिफ नवाज़ और आप देख रहे हैं आपका अपना प्यारा यूट्यूब चैनल आई एम टीचर 33। आप हमारे इस चैनल को अपने यूट्यूब के सर्च बार पर जाके @IMTeacher33 लिखकर भी सर्च कर सकते हैं। आपकी भरपूर फरमाइश पर और आपके कमेंट्स को मद्देनजर रखते हुए हमने फिजिक्स 101 के फाइनल टर्म की प्रिपरेशन के सब्जेक्टिव को तैयार किया है। और इन सब्जेक्टिव को तैयार करने में हमें बहुत मेहनत लगी, बहुत स्ट्रगल करनी पड़ी। और इसके अलावा हमने इसमें जो है ना इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन और खास न्यूमेरिकल का बहुत ज़्यादा ध्यान रखा है। इसलिए हमारी भी गुजारिश है आपसे, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं और आपके लिए बहुत ही अच्छे कंटेंट आते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपने सब्सक्राइब किया हुआ है तो लाजमी इसे शेयर करें दूसरे ग्रुप्स में, ताकि दूसरों का भी फायदा हो। और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी नहीं भूलना, वीडियो को लाइक लाजमी करना, क्योंकि आपके लाइक से ही पता चलता है कि आपको वीडियो पसंद आई कि नहीं आई। तो मुझे बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे इसके बारे में। इंशाल्लाह ये देरी हुई, कुछ मजबूरियाँ थी इसलिए देरी हो गई। इंशाल्लाह जल्दी बाकी जो सब्जेक्ट रहते हैं उनके भी सब्जेक्टिव हम अपलोड कर देंगे। उम्मीद है पेपर से पहले पहले, एग्जाम शुरू होने से पहले पहले हम ये सारे सब्जेक्टिव मुकम्मल कर देंगे। चलें जी, चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है कि इन अ कोर रूम, एक जो ठंडा कमरा होता है, मेटल और मार्बल टेबल टॉप इज मच कूलर टू दी टच देन डज वुड सरफेस इनफ इवन टू दे आर एट दी सेम टेम्परेचर। कहता है कि हमारे पास जो मेटल है या फिर मार्बल है, उसका जो टॉप होता है वो बहुत ही ज़्यादा ठंडा महसूस होता है। और जबकि हमारे पास जो वुड है यानी लकड़ी है, उसका कम होता है, लेकिन वो होते सेम टेम्परेचर पे ही है। ऐसा क्यों होता है? तो इसकी सिंपल सी रीज़न है। कहता है कि मेटल हैज़ दी हाई टर्मिनल थर्मल कंडक्टिविटी, मतलब कि हमारे पास जो मेटल होते हैं वो हाई थर्मल कंडक्टिविटी रखते हैं, वो इलेक्ट्रिसिटी के भी कंडक्टर होते हैं। और हमारे पास जो थर्मल है ना, यानी टेम्परेचर के भी बहुत ज़्यादा कंडक्टर होते हैं, बहुत अच्छे कंडक्टर होते हैं। तो वो क्या करते हैं, हीट को बहुत जल्द कंडक्ट करते हैं। और यहाँ पर हमारे पास जो इंसुलेटर होते हैं, लकड़ी क्योंकि इंसुलेटर है, तो वो हीट को या फिर इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करती अच्छे से। तो हमारे पास जो जब हम इसे कमरे में रखते हैं लकड़ी को और मेटल को, इट टेक्स अवे योर बॉडी हीट एज टच इट्स एंड विच मेक्स योर बॉडी टेम्परेचर टू ड्रॉप। कहता है कि मेटल क्या करती है, आपकी बॉडी में से टेम्परेचर खींच लेते हैं और आपका जो टेम्परेचर होता है वो डिक्रीज हो जाता है, ड्रॉप हो जाता है। और इसीलिए आपको मेटल को टच करने से कूलनेस महसूस होती है, यानी ठंडा महसूस होती है। नेक्स्ट हमारे पास बहुत ही इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, जिसमें पूछता है इज ट्रू से दी सेंटर ऑफ मास एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी आर सेम, इधर यस और नो एक्सप्लेन इन ईच। कहता है बताएं कि हमारे पास जो सेंटर ऑफ मास है या सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, दोनों सेम है, अगर नहीं तो भी एक्सप्लेन करें। कहता है हमारे पास जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है ना, पॉइंट एट विच द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेट इज इक्वल टू द डायरेक्शन एंड इट्स डिपेंड ऑन दी ग्रेविटेशनल फील्ड। कहता है हमारे पास जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो क्या है, वो उसकी जो डिस्ट्रीब्यूशन होती है वो वेट पर होती है। जिधर की तरफ वजन होगा, जिस डायरेक्शन में वजन होगा, उसी डायरेक्शन में हमारे पास सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगी, क्योंकि उस पर ग्रेविटी का अमल, ग्रेविटेशनल फील्ड अमल करती है। तो दो चीज़ें होगी जी, एक तो हमारे पास जो वेट है उसकी डायरेक्शन होगी, और दूसरी हमारे पास जो ग्रेविटेशनल फील्ड है उसकी डायरेक्शन होगी। जबकि सेंटर ऑफ मास और जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है ना, वो एक ही पोजीशन पर पाई जाती हैं, अगर उनमें जो है ना ग्रेविटेशनल फील्ड है ना वो सेम रहे। तो इसका ये हम कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि हमारे पास जो सेंटर ऑफ मास है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी सेम ही है, एक लिहाज से कि हमारे पास जो ग्रेविटेशनल फील्ड है ना, दोनों पर वो सेम ही रहे, यूनिफॉर्म रहे। ठीक है जी, नेक्स्ट देखते हैं। Describe a few examples in which the force of friction exerted on the object in the direction of motion of object। कहता है कि हमारे पास कुछ एग्जांपल दें जिसमें हमारे पास जो फ्रिक्शन होती है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, फ्रिक्शन की जो फोर्स होती है, एक्सर्ट होती है इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन, मोशन की डायरेक्शन में। तो सिंपल सी इसमें एग्जांपल्स हैं कि अगर आप खुद से भी इसे दे सकते थे कि एज यू पुल अवे फ्रॉम अ स्टॉप लाइट, फ्रिक्शन एक्सर्टेड बाय द ग्राउंड ऑन द टायर्स ऑफ कार एक्सेलरेट ऑफ द फॉरवर्ड एज यू बिगन रनिंग। ये आम सी मिसालें इसमें मैंने दी हैं कि अगर आप किसी चीज़ को पुल करते हैं तो आपको फ्रिक्शन महसूस होती है, अगर किसी चीज़ को ग्राउंड में घसीटते हैं या कार को आप लेके जाते हैं तो उसके टायर्स में भी फ्रिक्शन महसूस होती है, अगर आप दौड़ना चाहते हैं बहुत तेज़ी से तो आपको फ्रिक्शन महसूस होती है। और हमारे पास जो फ्लोर पर है, शूज़ आप देखें तो हमें शूज़ों में भी फ्रिक्शन महसूस होती है, फ्रिक्शन यानी रुकावट महसूस होती है चलने में। ठीक है जी, नेक्स्ट चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, इट इज पॉसिबल फॉर टू ऑब्जेक्ट टू बी अ थर्मल इक्विलिब्रियम इफ दे आर नॉट इन कांटेक्ट ऑफ ईच अदर विद एक्सप्लेनेशन। तो हमारे पास इसका जो आंसर है, कहता है बेस्ड ऑन दी जीरो लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ये जो बताया गया है कि अगर हमारे पास दो ऑब्जेक्ट्स हैं और वो थर्मल इक्विलिब्रियम रखते हैं, दे आर नॉट इन कॉन्टेंट विद ईच अदर, अगर वो एक दूसरे के कॉन्टेंट में नहीं है, तो ये हमारे पास एक लॉ होता है जिसे हम जीरो लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कहते हैं। कहता है कि दी टू ऑब्जेक्ट्स विच आर नॉट इन कॉन्टैक्ट इन ईच अदर, कहता है कि हमारे पास दो ऑब्जेक्ट जो एक दूसरे से कॉन्टैक्ट में नहीं है, मे बी इन थर्मल इक्विलिब्रियम, वो हो सकता है कि थर्मल इक्विलिब्रियम में हो। दिस कैन बी प्रूव्ड दैट मेजरिंग द टेम्परेचर ऑफ टू बॉडीज यूजिंग थर्मोमीटर। कहता है कि ये सिर्फ महसूस कर हम जान सकते हैं अगर हम दोनों बॉडीज की जो है ना वो थर्मोमीटर यूज करते हुए चेक करें। नेक्स्ट मेडिकल आ जाता है। कहता है अगर हमारे पास एक कार है, उसका जो वजन है वो 2000 किलोग्राम है और वो किस वेलोसिटी से चल रही है, वो 200 मीटर पर सेकंड की, 20 मीटर पर सेकंड की
वेलोसिटी पे चल रही है और वो कोलाइड करती है एक कार से। अब कार की जो उस कार की जो वेलोसिटी है वो 0 है, और जब उससे कोलाइड करेगी तो उसका जो वजन होगा ना वो 1500 किलोग्राम होगा। तो आपने मोमेंटम देखना है कि मोमेंटम कंजर्व है कि नहीं। हम जानते हैं मोमेंटम का फार्मूला क्या है। मोमेंटम का फार्मूला है m1v1, यानी हमारे पास मोमेंटम क्या है, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। तो हमारे पास जो पहले का मोमेंटम होगा वो 2000 किलोग्राम और उसकी वेलोसिटी होगी। और हमारे पास चूंकि जो दूसरे का मोमेंटम है उसका मास तो है लेकिन उसकी वेलोसिटी 0 है, तो उसका मोमेंटम क्या होगा, 0 होगा। तो मास क्या है 1500 किलोग्राम और वेलोसिटी क्या है 0 मीटर पर सेकंड। तो हमारे पास इसका जो टोटल मोमेंटम होगा दूसरी कार का वो 0 होगा। अब टोटल मोमेंटम हम निकालना जानते हैं। टोटल मोमेंटम क्या निकलेगा, टोटल मोमेंटम बिफोर कोलाइड, कोलिजन से पहले टोटल मोमेंटम क्या होगा, यानी अभी बॉडी जाके मिली नहीं उससे पहले जब बॉडी आ रही थी, तो टोटल मोमेंटम P1 प्लस P2 होगा। यहाँ पर हमारे पास जो टोटल मोमेंटम, क्योंकि P2 क्या था 0 और टोटल मोमेंटम क्या फिर होगा 4000 किलो 40,000 किलोग्राम मीटर पर सेकंड। अब कोलिजन के बाद हमारे पास जो वेलोसिटी थी वो फाइनल वेलोसिटी हो जाती है, और हम जानते हैं कि जो फाइनल वेलोसिटी होगी वो क्या होगी, वो दोनों का मास होगा, यानी m1 पहले का मास और m2 यानी दूसरे का मास, और फाइनल वेलोसिटी जो बनती है। तो हमारे पास पहले का मास क्या था 2000 किलोग्राम और दूसरे का मास क्या था 1500 किलोग्राम। अब दोनों जमा होंगे तो क्या बना देंगे 3500 किलोग्राम, और हमारे पास फाइनल वेलोसिटी हमने निकालनी थी। उससे पहले हम काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला देखेंगे। तो काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, वो होती है 1/2 m1v1 m1 1/2 m1 और v1 का स्क्वायर। हमारे पास 1/2 वैसे का वैसे ही आएगा। m1 हमारे पास क्या था 2000 किलोग्राम और v1 क्या था 20 मीटर पर सेकंड, और उसका स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी कितनी आएगी 40,000 जूल। तो हम यहाँ पर देखें कि हमारे पास जो फाइनल काइनेटिक एनर्जी है वो कितनी है जी, वो है 40,000 जूल। तो यहाँ पर देखेंगे काइनेटिक एनर्जी दूसरे की देखेंगे तो काइनेटिक एनर्जी जो होगी दूसरे की वो 0 आ गई, क्योंकि उसकी जो वेलोसिटी थी वो 0 थी। तो हम दोनों काइनेटिक एनर्जी को इक्वल रखते हैं। तो दोनों काइनेटिक एनर्जी को इक्वल रख के हम वेलोसिटी निकाल सकते हैं, फाइनल वेलोसिटी। यहाँ पर हमारे पास जो काइनेटिक एनर्जी पहली थी वो 1/2 थी m1 v1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2 m1 प्लस m2 और vf का स्क्वायर। ये m1 प्लस m2 आपको मैंने बताया आफ्टर कोलिजन है। तो यहाँ पर हमारे पास जो m1 होगा वो पहले का मास होगा और m2 दूसरे का मास होगा, और ये कितना आया था 3500 किलोग्राम। हमने फाइनल वेलोसिटी निकालनी है, तो हमारे पास ये जो जितना भी होगा ये जाके उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, जैसे यहाँ पर हमने डिवाइड किया। तो हमारे पास जो m1 था वो था ये 1/2 से कैंसिल हो जाएगा। m1 की वैल्यू डालते हैं वो थी 2000 किलोग्राम और v1 की वैल्यू डालते हैं जो थी 20 मीटर पर सेकंड, और इसका स्क्वायर लेंगे और हमारे पास जो फाइनल वेलोसिटी निकलेगी आफ्टर मल्टीप्लाइंग दीज वैल्यूज एंड डिवाइडिंग विद दीज वैल्यूज एंड वी हैव द वैल्यू इज 12.31 मीटर पर सेकंड। तो उम्मीद है आपको ये जो न्यूमेरिकल अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर अभी तक समझ नहीं आया तो आप दोबारा मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। अब हमने देखा था कि मोमेंटम कंजर्व रहता है कि नहीं रहता। तो मोमेंटम कंजर्व देखने के लिए हम क्या करेंगे कि हम जो टोटल था आफ्टर कोलिजन के बाद मोमेंटम क्या निकलेगा m1 प्लस v1 m2। तो हमने फाइनल वेलोसिटी निकालनी थी, क्योंकि पहले फाइनल वेलोसिटी नहीं थी। अब हमने फाइनल वेलोसिटी निकाली है जो है 12.31 मीटर पर सेकंड। तो हमने टोटल को मल्टीप्लाई किया तो क्या आया 61,062 किलो 20 किलोग्राम। तो हमारे पास जो मोमेंटम था बिफोर कोलिजन वो किसके इक्वल होगा, टोटल मोमेंटम के आफ्टर कोलिजन के। तो यहाँ पर हम जमा करते हैं तो हमारे पास क्या आएगा 61,620 किलोग्राम। तो इसे हम देख सकते हैं कि हमारे पास जो टोटल मोमेंटम है वो कंजर्व है। नेक्स्ट देखते हैं जी, अगले एमसीक्यू की तरफ चलते हैं। Do all the current carrying conductors emit electromagnetic waves if the electromagnetic field in the region of the space is zero, can conclude the। कहता है कि हमारे पास जो ऑल करंट कैरिंग कंडक्टर्स होते हैं वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इमिट करते हैं। अगर वो इलेक्ट्रिक फील्ड रखते हैं, अगर उनकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो 0 हो तो आप क्या कंक्लूड करेंगे कि वहाँ कोई चार्ज मौजूद नहीं है। तो हम जानते हैं कि जितने भी हमारे पास करंट कैरिंग कंडक्टर होते हैं उनके इर्द गिर्द जो है ना वो करंट कैरिंग कॉइल, उनके जो इर्द गिर्द होती है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होती है, यानी इलेक्ट्रॉन्स भी मौजूद होते हैं और वो मैग्नेटिक फोर्स भी एक्सटेंड करते हैं। All thought the amount of radiation produced very small depending on the characteristic of conductor nature। कहता है हाँ, लेकिन हमारे पास जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो बहुत ही स्मॉल होती है, वो उस जो हम मेटल यूज कर रहे हैं उसके नेचर पर भी डिपेंड करती है। वरना करंट फ्लोज थ्रू अ कंडक्टर, जब भी हमारे जो कंडक्टर है उसमें से करंट फ्लो करता है, ये मैग्नेटिक फील्ड जो है वो भी प्रोड्यूस करता है और इलेक्ट्रिक फील्ड भी प्रोड्यूस करता है। तो यहाँ पर इतना ही आंसर काफ़ी है। मैंने इतना ज़्यादा इसलिए लिखा था कि आप जब पेपर्स में लिखें तो आसानी से अपना जो है वो दे सकें, अपना जवाब दे सकें। अब देखते हैं कि इट इज़ आल्सो, अब दूसरे का मैं बात बता रहा हूँ कि जब हमारे पास सेकंड क्वेश्चन था कि हाउएवर द अमाउंट ऑफ रेडिएशन इमिटेड, ये रहने दें, आप छोड़ दें। अब दूसरे का था कि हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसके रीजन जो है उस हमारे पास कोई भी इलेक्ट्रॉन हो या मेटल हो उसका रीजन जो है उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो 0 हो। तो ये नेसेसिटी नहीं है कि उसमें कोई चार्ज ना हो। ठीक है जी, उसमें कहा गया था क्या उसमें कोई चार्ज नहीं होता, जी हाँ चार्ज होता है।
चार्जेस में बी प्रेजेंट बट दे कुड नॉट अरेंज इन सच अ वे दैट इलेक्ट्रिक फील्ड कैन जनरेट ईच अदर। कहता है कि हमारे पास हो सकता है उसमें चार्ज मौजूद हो उस मेटल में, लेकिन उस लिहाज से ना हो कि वो इलेक्ट्रिक फील्ड को जनरेट कर सकें। रिजल्टिंग नेट चार्ज जीरो, तो हमारे पास वो जो पहली हालत में होते हैं न्यूट्रल फॉर्म में, तो हमारे पास जो चार्ज होता है वो जीरो के इक्वल होता है, लेकिन उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन मौजूद लाजमी होते हैं। अगर फ्री इलेक्ट्रॉन किसी मेटल में मौजूद है, उसका मतलब है कि जब हम उन्हें पोटेंशियल देंगे तो उसका जो है वो इलेक्ट्रॉन्स या प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स रीअरेंज होंगे, और रीअरेंज होने की वजह से वो क्या प्रोड्यूस करेंगे, वो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस करेंगे। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, करंट होता है। करंट की वजह से हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड भी और इलेक्ट्रिक फील्ड भी दोनों ही प्रोड्यूस होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कहता है इन हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल एप्लीकेबल टू पार्टिकल एज यूजिंग थर्मोमीटर टू मेजर द टेंपरेचर ऑफ ग्लास ऑफ वाटर। कहता है कि हमारे पास जो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है एप्लीकेबल टू आर पार्टिकल केस ऑफ थर्मोमीटर, क्या हमारे पास आर पार्टिकल केस ऑफ थर्मोमीटर के लिए जरूरी है टू मेजर टेंपरेचर ऑफ द ग्लास, कि हम ग्लास का जो टेंपरेचर है वो मेजर कर सकें। तो कहता है यस, जी हाँ, हमारे पास जो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है ये ऑल पार्टिकल पर अप्लाई हो सकता है, इंक्लूडिंग दोज ऑफ मेजरिंग द टेंपरेचर ऑफ ग्लास ऑफ वाटर यूजिंग अ थर्मोमीटर। यहाँ तक कि हम जो है ना टेम्परेचर जो होता है ग्लास का वो भी मेजर कर सकते हैं थर्मोमीटर का यूज करते हुए। कहता है कि अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल स्टेट दैट इट इज इम्पॉसिबल टू सिमुलेटली नाउ द एग्जैक्ट पोजीशन एंड एग्जैक्ट मोमेंटम ऑफ पार्टिकल। कहता है कि जो अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है हाइजेनबर्ग का, कहता है कि ये बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, तकरीबन इम्पॉसिबल है कि हम जो है वो एक ही वक्त में एक ही वक्त में किसी इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम भी जान सकें और उसकी पोजीशन भी जान सकें। यानी हमारे पास हम देखेंगे मोमेंटम किस पोजीशन पर मौजूद है, मोमेंटम हमारे पास इलेक्ट्रॉन यहाँ पर मौजूद है या पार्टिकल यहाँ पर मौजूद है, तो साथ उसका मोमेंटम भी देख सकें कि किस वेलोसिटी से कवर कर सकता है। कहता है ये मुमकिन नहीं है। दिस मीन्स दैट व्हेन अ थर्मोमीटर इज यूज टू मेजर द टेंपरेचर, इसका मतलब है जब भी हमारे पास जो थर्मोमीटर है वो यूज़ किया जाता है टेम्परेचर को मापने के लिए, देयर इज अ लिमिट टू हाउ एक्यूरेटली बोथ पोजीशन एंड मोमेंटम थर्मोमीटर कैन बी नोन एज सेम टाइम। कहता है कि जब भी हम थर्मोमीटर यूज़ करते हैं तो ये बात ध्यान में रखी जाती है कि हम कैसे एक्यूरेटली मुकम्मल तौर पर हम पोजीशन भी जान सकेंगे और मोमेंटम भी जान सकेंगे किसी भी पार्टिकल का। नेक्स्ट जानते हैं, इफ़ यू होल्ड अ वाटर इन अ पेपर। कहता है कि आप क्या करेंगे, होल्ड करें वाटर इन अ पेपर, पेपर कैप कप में, ओवर अ फ्लेम, एक फ्लेम के ऊपर। कैन यू ब्रिंग दी वाटर टू बॉयल, इफ देन हाउ। कहता है कि आप क्या करेंगे, एक पेपर लें उसमें पानी रखें और पानी रखने के बाद उसे आग के ऊपर करें, क्या आप पानी को उबाल सकते हैं? अगर नहीं अगर उबाल सकते हैं तो बताएं कैसे उबाल सकते हैं। इसका सिंपल सा क्वेश्चन है, आंसर है, आप जानते हैं कि हमारे पास जो पेपर होता है वो आग से जल जाता है, ठीक है जी। तो इसका आंसर देखते हैं। कहता है दी आंसर टू दिस लाइज इन द फैक्ट दैट एनर्जिकली लेस कॉस्टली टू बॉयल दी वाटर देन टू पुट द कप ऑन दी फायर। कहता है कि अगर हम देखें एनर्जेटिकली के लेस कॉस्टली बॉयल दी वाटर, कि हमारे पास जो वाटर को बॉयल करना है वो कम कॉस्ट होता है, वो कम महंगा पड़ता है कि हम उसको ऐसे जो है ना बॉयल करना किसी वाटर को वो कम महंगा पड़ेगा कि हम उसको पेपर के ऊपर रख के जो है ना उबालें। वाटर विल रिमूव एक्स्ट्रा हीट फ्रॉम दी कप। कहता है कि हमारे पास जो वाटर होगा वो एक्स्ट्रा हीट जो है ना वो रिमूव करेगा कप में से। दी कप विल स्टार्ट बर्निंग जस्ट व्हेन दी वाटर मास रिड्यूस इनफ। कहता है कि हमारे पास जो कप होगा पेपर का वो वैसे ही चलना शुरू हो जाएगा थोड़ा सा भी अगर हमारे पास मास होगा और रिड्यूस उसका वाटर का। कहता है दी काइंडलिंग टेम्परेचर ऑफ पेपर इज हायर देन दी बॉइलिंग टेम्परेचर ऑफ वाटर। कहता है हमारे पास जो काइंडलिंग यानी जलने का अमल है, कैंडलिंग आप कह सकते हैं, कैंडलिंग ऑफ पेपर। कहता है कि हमारे पास जो पेपर का जलने का अमल है वो हायर है किससे, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, वाटर के बॉइलिंग पॉइंट से। देयरफॉर वाटर इज स्टार्ट बॉइलिंग सूनर देन दी कप स्टेट्स बर्निंग। कहता है कि हमारे पास जो हमारे पास यहाँ पर थोड़ा सा आंसर गलत लिखा हुआ है, हमारे पास जो कप है ना वो बर्निंग स्टार्ट हो जाएगी पहले के बॉइलिंग स्टार्ट हो, ठीक है जी। कि हमारे पास जो बॉइलिंग है वाटर की वो स्टार्ट बाद में होगी, उससे पहले हमारे पास जो पेपर होगा वो जलना शुरू हो जाएगा, ठीक है जी। अगले हम चलते हैं एमसीक्यूज की तरफ, जिसमें कहते हैं ऑल ऑब्जेक्ट रेडिएट एनर्जी। हमारे पास जितने भी ऑब्जेक्ट होते हैं वो एनर्जी रेडिएट करते हैं, हम सब जानते हैं। वाई वी नॉट एबल टू सी दी ऑब्जेक्ट इन द डार्क। कहता है कि क्योंकि वो एनर्जी हमेशा रेडिएशन की फॉर्म में जो है ना वो एनर्जी करते रहते हैं, बाहर निकालते रहते हैं, लेकिन अंधेरे में हम उन्हें क्यों नहीं देख सकते। हालांकि जो चीज़ एनर्जी निकाल रही है वो थोड़ी बहुत लाइट को प्रोड्यूस करे, हम उसे देख तो सके उसकी वेव की फॉर्म में, लेकिन क्योंकि हर वक्त एक बॉडी जो है वो रेडिएट करती रहती है एनर्जी, लेकिन फिर भी अंधेरे में हम उसे नहीं देख सकते। इसके बारे में हमारे पास वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ है। वेव्स डिस्प्लेसमेंट ला क्या कहता है, पीक ऑफ द वेवलेंथ डिस्ट्रीब्यूशन शिफ्ट टू द लॉन्गर वेवलेंथ। कहता है हमारे पास जब डार्क में रखते हैं किसी ऑब्जेक्ट को तो उसकी जो पीक वैल्यू होती है ना, पीक वैल्यू होती है वेवलेंथ की, वो क्या हो जाती है, वो लॉन्ग वेवलेंथ में चेंज हो जाती है व्हेन टेम्परेचर डिक्रीज, जब भी टेम्परेचर डिक्रीज करता है, ठीक है जी। जैसे जैसे टेम्परेचर डिक्रीज करेगा हमारे पास वेवलेंथ इंक्रीज होती जाएगी, और वेवलेंथ के इंक्रीज होने से जो फ्रीक्वेंसी है वो डिक्रीज होती जाएगी। हम जानते हैं वी इज इक्वल टू एफ लैम्डा, और लैम्डा निकालना चाहें तो हमारे पास क्या आएगा जी, लैम्डा इज इक्वल टू वी ओवर एफ। Then the peak is visible spectrum
कहता है कि वी जो है वो विजिबल स्पेक्ट्रम में तभी होगा, हम जानते हैं स्पेक्ट्रम होते हैं रेडिएशन के भी, तो विजिबल स्पेक्ट्रम वो है जिसमें हम रेडिएशन को या चीज़ों को देख सकते हैं रेडिएशन की वजह से। तो विजिबल स्पेक्ट्रम तभी शो होगा जब हम जब टेम्परेचर क्या होगा, हाई होगा। वो हाई कितना होना चाहिए, कम से कम 4000 से 6000 केल्विन तक। द पीक इज सेंटर ऑफ द विजिबल स्पेक्ट्रम, हमारे पास जो पीक होगी वो सेंटर में होगी, किसमें, विजिबल स्पेक्ट्रम में। दस इट इज नॉट हार्ड टू कंक्लूड द टेम्परेचर ऑफ डार्क इज फार। कहता है इसीलिए हम देख सकते हैं कि ये कंक्लूड करना टेम्परेचर को कि हमारे पास जो रूम में डार्क रूम में टेम्परेचर होगा वो कितना कम होगा, फार अवे ऑफ 1000 केल्विन। हमारे पास जो डार्क रूम में टेम्परेचर होगा वो 1000 केल्विन फार होगा, यानी बहुत ही कम होगा। आल्सो व्हेन द टेम्परेचर डिक्रीजेज, जैसे जैसे टेम्परेचर डिक्रीज होता है, एरिया अंडर द इंटेंसिटी वेवलेंथ कर्व डिक्रीजेज। कहता है हमारे पास जो इंटेंसिटी वेवलेंथ कर्व होता है उसके अंदर जो एरिया होता है वो भी डिक्रीज होना शुरू हो जाता है, विच मीन्स दैट टोटली इंटेंसिटी, हमारे पास जो टोटल इंटेंसिटी होती है रेडिएशन की अलोंग दी ऑल वेवलेंथ डिक्रीजेज। और जैसे जैसे इंटेंसिटी डिक्रीज होती है, वेवलेंथ इंक्रीज होती है, और हमारे पास ब्लैक बॉडी रेडिएशन जो होती है वीक हो जाती है। और ब्लैक बॉडी रेडिएशन वीक होने की वजह से हमारे पास टेम्परेचर की वजह से लो होती है, तो रेडिएशन कम निकलेंगी, तो वो विजिबल स्पेक्ट्रम से आहिस्ता आहिस्ता नीचे होती जाएंगी और इनविजिबल स्पेक्ट्रम में आ जाएंगी। कहता है अगर हमारे पास इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन सेम है, सेम डिबोर्गी वेवलेंथ रखते हैं, तो उनमें से सबसे ज़्यादा किसकी स्पीड होगी, तो इलेक्ट्रॉन जो है ना उसकी स्पीड ज़्यादा होगी एज कम्पेयर टू दी प्रोटॉन। कहता है एक्सप्लेन व्हाई मर्करी राइजेस इन दी थर्मोमीटर व्हेन इट इज पुट इन वाटर, व्हाई इज द ग्लास ट्रांसपेरेंट टू द विजिबल स्पेक्ट्रम बट ओपेक टू द अल्ट्रावायलेट एंड इंफ्रारेड। कहता है हमारे पास एक्सप्लेन करना है कि आपने जो वाटर है वो राइजेस करता है थर्मोमीटर में व्हेन इट इज पुट इन हॉट वाटर। कहता है जब भी गर्म पानी में किसी मरकरी को रखा जाता है तो ये क्या करता है, राइज कर जाता है। और क्यों, हमारे पास जो ट्रांसपेरेंट ग्लास होता है वो विजिबल लाइट में होता है, जबकि हमारे पास जो ओपेक होता है वो अल्ट्रावायलेट और इंफ्रारेड में होता है। सबसे पहले हम मरकरी के बारे में देखते हैं, ये एक लॉग क्वेश्चन है। तो हमारे पास जो मरकरी होती है ना, इट एक्सपैंड मोर यूनिफॉर्मली देन अदर लिक्विड। हमारे पास जो मर्करी होता है वो दूसरे लिक्विड के निस्बत ज़्यादा एक्सपैंड होता है, ये चेंजिंग टेम्परेचर के चेंज होने से, मेकिंग इट मोर एक्यूरेट इंडक्टर ऑफ टेम्परेचर, क्योंकि ये टेम्परेचर का बहुत ही ज़्यादा एक्यूरेट इंडक्टर है। इंडक्टर मतलब कि कंडक्टर भी आप लगा सकते हैं जो टेम्परेचर को आसानी से इंडक्ट कर लेता है। अब दूसरी तरफ जाते हैं कि वाई ग्लास इज ट्रांसपेरेंट टू विजिबल लाइट। कहता है कि हमारे पास जो ग्लास है वो क्यों विजिबल स्पेक्ट्रम में है और हमारे पास अल्ट्रा वायलेट और इंफ्रारेड क्यों है। कहता है ग्लास इज अ ट्रांसपेरेंट मटेरियल बिकॉज इट अलाउज द विजिबल लाइट। कहता है कि हमारे पास जो ग्लास है वो ट्रांसपेरेंट मटेरियल है क्योंकि ये लाइट को अलाउ करता है गुजरने के लिए। इट इज रिलेटिवली अनइम्पेडेड, ये रिलेटिवली क्या है, अनइम्पेडेड। दिस इज बिकॉज एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स इन ग्लास डू नॉट ऑब्जर्व और स्कैटर विजिबल राइज इन द सेम वे दे डू नॉट फॉर। कहता है कि हमारे पास जो ग्लास होता है वो क्या करता है कि वो जो उसके एटम्स होते हैं और मॉलिक्यूल्स होते हैं वो स्कैटर जो विजिबल रेंज पड़ रही होती हैं, जिस वे में आती हैं और जिस वे में जाती है वो छेड़ता नहीं, उन्हें डिस्टर्ब नहीं करता दूसरी वेवलेंथ के निस्बत, जैसा कि हमारे पास अल्ट्रा वायलेट और इंफ्रारेड रेडिएशन होता है। लेकिन जो वी ग्लास होता है वो क्या करता है, वो इनको स्कैटर होने से रोकता है, इन्हें डिस्टर्ब करता है, और इंफ्रारेड अल्ट्रा वायलेट रेज की जो कैटेगरी है उसमें चला जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, हमारे पास न्यूमेरिकल आ गया जी। न्यूमेरिकल में क्या कहता है कि इफ 120 वोल्ट लाइन टू दी सोक्ड इन लिमिटेड टू दी 15 एम्पेयर बाय सेफ्टी फ्यूज विल इट ऑपरेट 1200 वाट हेयर ड्रायर। कहता है कि अगर हमारे पास जो वोल्टेज हो वो कितनी हो, 120 हो, और हमारे पास जो करंट हो वो 15 एम्पेयर हो, तो बताएं कि एक सेफ्टी फ्यूज को यूज़ करते हुए क्या हम 1200, हमारे पास जो 1200 वाट की हेयर ड्रायर है उसे चला सकते हैं। तो हम पावर का फार्मूला जानते हैं, पावर का फार्मूला क्या है, वो है वोल्टेज मल्टीप्लाई बाय करंट। तो हम जब करंट को निकालना चाहें तो करंट क्या निकलेगा, वो निकलेगा जी करंट इज इक्वल टू हमारे पास जो पावर है वो तकसीम करके वोल्टेज है, तो हमारे पास करंट क्या निकलेगा 10 एम्पेयर, और यहाँ पर हमारे पास करंट कितना मौजूद है 15 एम्पेयर। तो कम से कम जो इस पावर को चलाने के लिए करंट चाहिए वो 10 एम्पेयर चाहिए, और हमारे पास कितना एम्पेयर करंट मौजूद है 15 एम्पेयर। तो इसका मतलब है कि हम 120 जो वोल्टेज है उसको यूज़ करते हुए और 115 करंट को लिमिट करते हुए हम हायर जो हेयर ड्रायर मशीन है वो चला सकते हैं। कहता है वेरिंग अ मेटल, हमारे पास मेटल जो है ब्रेसलेट हमारे पास हम ब्रेसलेट पहनाया हुआ है मेटल का, इन अ रीजन ऑफ अ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड कुड बी हैजर्ड आउट। तो कहता है एज दी ब्रेसलेट, हमारे पास जो ब्रेसलेट है इज मेटालिक इट विल बी पुल्ड टुवर्ड्स द स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड एक्टिंग अराउंड इट। कहता है चूंकि हमारे पास जो ब्रेसलेट है वो ये मेटल का बना हुआ है, तो वो स्ट्रॉन्गली बहुत ही मजबूती से जो मैग्नेटिक फील्ड है ना उसकी तरफ खींचा जाएगा। यू कैन आल्सो पुल्ड दी विद दी ब्रेसलेट इफ फोर्स इज स्ट्रॉन्ग इनफ व्हिच कैन कॉज हार्म टू यू। कहता है कि आप भी फोर्स के साथ है ना वो खींचे जाएंगे दूसरी तरफ, अगर जो मैग्नेटिक फील्ड है ना वो बहुत ही ज़्यादा तेज़ हो, तो ये आपके लिए हैजर्डस यानी खतरनाक, हार्मफुल आपके लिए खतरनाक हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कहता है व्हाट इज द चेंजिंग इन एंट्रोपी ऑफ 1 मोल ऑफ वाटर एट 0 सेल्सियस डेड फ्रीज।
कहता है कि हमारे पास क्या चेंजिंग होगी एनोट्रॉपी में अगर हम 1 मोल ऑफ जो हमारे पास पानी है उसका 1 मोल लें और 0 डिग्री सेल्सियस हम क्या लें, वाटर लें। ठीक है जी। तो हम जानते हैं कि हमारे पास 1 मोल की हमारे पास जो ऑक्सीजन होता है, तो हमारे पास जो सेल्सियस होता है उसे हम जब केल्विन में चेंज करते हैं तो वो होता है सेल्सियस प्लस जितना भी हमारे पास सेल्सियस में हो और 273 केल्विन। तो हमारे पास क्योंकि जो सेल्सियस है वो 0 है, तो 0 प्लस 273.15 क्या हमारे पास टेम्परेचर आएगा, 273.15 ही आएगा। नेक्स्ट देखें जी, जब इसे तकसीम करेंगे 6.01 किलो जूल पर मोल से तो हमारे पास डेल्टा एफ क्या आएगा, वो आएगा जी 0.22 किलो जूल पर मोल। ठीक है जी, बहुत ही आसान था, कोई मुश्किल नहीं था। कहता है कि दिस इंडिकेट्स, ये इंडिकेट करता है दैट फ्रीजिंग प्रोसेस वाटर एट 0 डिग्री रिजल्ट डिक्रीज इन एनोट्रोपी ऑफ सिस्टम। ये क्या बताता है कि अगर हम हमारे पास जो वाटर है वो 0 पे फ्रीज करता है तो एनोट्रोपी ऑफ सिस्टम, सिस्टम की जो एनोट्रोपी है वो भी आहिस्ता आहिस्ता डिक्रीज होती जाएगी। अगर कोई मिस्टेक हो जाती है यानी सवाल लिखने में मिस्टेक हो जाती है तो आप लाजमी इसे चेक कर लिया करें, जवाब इंशाल्लाह आपको बेस्ट मिलेंगे। हो सकता है क्वेश्चन आप ऊपर सही ना लिखा हो, लेकिन उस हिसाब से हम आपको आंसर बेस्ट देंगे। और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि हम आपके लिए बहुत मेहनत से वीडियो बनाते हैं और जल्दी जल्दी से 1 के आपने सब्सक्राइबर करवाने हैं। डू यू थिंक लाइट वाज वेव नेचर एंड पार्टिकल नेचर की स्ट्रॉन्ग रीजन। कहता है कि आप बताएं कि हमारे पास जो लाइट है और लाइट है वो वेव नेचर भी शो करती है और पार्टिकल नेचर भी शो करती है। कोई सा भी आप जो स्ट्रॉन्ग रीजन है इसके बारे में हमें बता दें। तो लाइट कैन बी डिस्क्राइब्ड बोथ एज वेव एंड एज अ पार्टिकल। हमारे पास जो लाइट है वो वेव भी एज अ वेव भी हो सकती है और पार्टिकल भी हो सकती है। देयर आर 2 एक्सपेरिमेंट्स, यहाँ पर हमारे पास 2 एक्सपेरिमेंट है। इन पार्टिकुलर पार्टिकल आमतौर पे डेट हैव दी रिवील्ड डबल नेचर ऑफ लाइट। कहता है हम 2 एक्सपेरिमेंट आपको बताते हैं जिसमें हम डबल नेचर यानी 2 नेचर बता सकते हैं किसके, लाइट के। वी वर थिंकिंग, हम सोच रहे हैं ऑफ अ लाइट एज बीइंग मेड ऑफ पार्टिकल। कहता है कि अगर हम सोच रहे हैं कि हमारे पास जो लाइट है वो पार्टिकल से मिलकर बनी है, दिस पार्टिकल आर कॉल्ड फोटोन, और ये पार्टिकल्स क्या कहलाते हैं, फोटोन। फोटोन्स हैव नो मास, हमारे पास जो फोटोन होते हैं वो मास नहीं रखते, एंड ईच ऑफ कैरी स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ एनर्जी, और उनमें से हर एक जो है वो क्या रखता है, स्पेसिफिक एनर्जी रखता है। तो जो एनर्जी रखते हैं वो वेव्स होती हैं, तो जो मास जो फोटोन्स होते हैं वो पार्टिकल्स होते हैं। तो हमारे पास दोनों जो है ना वो नेचर इसके शो हो गए सिर्फ एक एग्जाम्पल से। कहता है कि व्हाट पोटेंशियल डिफरेंस इज नीडेड टू स्टॉप द इलेक्ट्रॉन हैविंग द इनिशियल स्पीड 4.20 मल्टीप्लाई 10 रेज की पावर 5, यहाँ पावर 5 आएगी और रेज टू पावर 5, ये जी रेज टू पावर 5 मीटर पर सेकंड। तो हमने सबसे पहले काइनेटिक एनर्जी मालूम करनी है। तो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, वो होती है 1/2 mv का स्क्वायर। और हमारे पास जो वर्क होता है किसी भी चार्ज पर वो क्या आता है, W इज इक्वल टू क्यू मल्टीप्लाई डेल्टा जी। हम जानते हैं कि हमारे पास जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो वर्क के इक्वल होती है। तो काइनेटिक एनर्जी हमारे पास इनिशियल काइनेटिक एनर्जी क्या आएगी, क्यू मल्टीप्लाई डेल्टा वी। क्यू यहाँ पर हमारे पास चार्ज है और डेल्टा वी हमारे पास यहाँ पर पोटेंशियल है। और हमारे पास काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला क्या था, 1/2 mv स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू डेल्टा, हमारे पास इसका फार्मूला आ गया। अब हमने क्या सॉल्व करना था, डेल्टा वी निकालना था, इसलिए क्यू को उधर ले जाएंगे वो तकसीम हो जाएगा। और हमारे पास जो मास होगा किसी भी इलेक्ट्रॉन का वो होगा 9.11 मल्टीप्लाई 10 रेज की पावर -31 kg। और हमारे पास इसकी जो वेलोसिटी होगी वो दी हुई है और तकसीम कर देंगे इसके चार्ज से। हर एक फोटो जो चार्ज होता है हर एक बार वो होता है -1.6 मल्टीप्लाई 10 रेज की पावर -90। ये दो वैल्यूज आपको याद करनी पड़ेंगी। चार्ज याद कर लें, मास जो चार्ज मास है वो याद करें, और इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का जो ओरिजिनल मास है उसे याद करें। तो हमारे पास जो पोटेंशियल एनर्जी लगेगी, पोटेंशियल होगा वो 28.1 ही होगा। कहता है कि हमारे पास आप ये यकीन करते हैं या इस पे एग्री नहीं करते कि हमारे पास जो स्टीडी चार्ज होता है वो स्टीडी करंट प्रोड्यूस कर सकता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में। तो हमारे पास जो स्टेशनरी चार्जेस होते हैं और जो चार्ज मूव कर रहे होते हैं एक ही वेलोसिटी से, तो वो सरफेस पर जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है ना, दे कैन नॉट बी सोर्स, उसका सोर्स नहीं हो सकती। दिस इज ड्यू टू रीजन स्टेशनरी चार्ज प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड। हमारे पास जो स्टेशनरी चार्ज होते हैं वो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करते हैं। मूविंग चार्ज प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड है मैग्नेटिक फील्ड। हमारे पास जो मूविंग चार्ज होते हैं वो इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रोड्यूस करते हैं, साथ साथ मैग्नेटिक फील्ड भी। और दिस फील्ड डू नॉट चेंज टाइम, और ये जो फील्ड होती हैं वो टाइम के साथ चेंज नहीं हो सकती। नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ आते हैं। कहता है कि आप प्लैनेट है 2 मून, अगर हमारे पास एक प्लैनेट है वो कितने मून रखता है, वो 2 मून रखते हैं। हमारे पास जो पहला मून होता है उसका जो ऑर्बिट रेडियस होता है और जो दूसरा मून होता है उसका सर्कुलर ऑर्बिट कितना होता है, 2r। पहले का क्या होगा r और दूसरे का क्या होगा 2r, यानी उससे 2 गुना इंक्रीज हो गया। अब आपने इनके मैग्नीट्यूड को कंपेयर करना है और इन पे जो ग्रेविटेशनल फील्ड एग्जर्ट हो रही है मून 1 पे और मून 2 पर उसको मालूम करना है। तो हम सबसे पहले ग्रेविटेशनल फार्मूला देख लेते हैं जो दिया गया था, वो था F इज इक्वल टू जी मल्टीप्लाई m1 मल्टीप्लाई m2 ओवर r स्क्वायर। हमारे पास यहाँ पर जो जी है वो ग्रेविटेशनल प्रोपोर्शनल है, और m1 क्या पहला मास और m2 है दूसरा मास, और r स्क्वायर है इनके दरमियान रेडियस। सबसे पहले की निकालते हैं क्योंकि हमने मास ऑफ अर्थ भी निकालना है, किसी प्लैनेट का मास,
और साथ मास दूसरा है। तो एफ पहले के लिए क्या होगा, F1 इज इक्वल टू जी मल्टीप्लाई एम ओवर आर स्क्वायर, और दूसरे के लिए क्या होगी ग्रेविटेशनल फोर्स मून 2 के लिए वो होगी F2 इज इक्वल टू जी M1 M2 ओवर 2r का स्क्वायर। और हमारे पास जो F1 होगा वो G1 हमारे पास जो F1 होगा वो आ जाएगा जी मल्टीप्लाई एम ओवर आर स्क्वायर, और दूसरा जो था वो 2 का स्क्वायर लेके 4r स्क्वायर हो जाएगा। अब हमने क्या करना है, दोनों को डिवाइड करना है, F1 को डिवाइड करना है F2 पर, तो हमारे पास जी M1 M2 आर स्क्वायर ओवर जी M1M4 आर क्यूब आ जाएगा। क्योंकि ये जो वैल्यूज हैं ये कॉन्स्टेंट हैं, यानी जी एम मल्टीप्लाई एम और ये वाला जी एम, ये दोनों ये आपस में कैंसिल हो जाएंगी, और आर जो है आर स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास क्या आया, फोर्स एफ ओवर F2 क्या आई, फोर्स। तो हम कह सकते हैं कि हमारे पास जो ग्रेविटेशन अगर F1 को ले जाएंगे उस साइड पर, F1 को ले जाएं उस साइड पर, तो हमारे पास जो F1 आ जाएगा, F2 को ले जाएं उस साइड पर, तो हमारे पास जो F1 आ जाएगा वो 4 गुना होगा किससे, F2 से। ठीक है जी, यहाँ फिर हम कह सकते हैं कि हमारे पास जो मून 2 है वो 4 गुना उस पर फोर्स कम है किससे, F1 से। फिर देखते हैं व्हाट हैपेंस टू करंट इन लैंप इफ वन बल्ब इज सीरीज सर्किट। सीरीज में आप जानते हैं कि सर्किट में जो बल्ब होते हैं वो सीरीज वाइज लगे होते हैं, और वो सबका कनेक्शन एक ही होता है। अगर उनमें से एक का भी कनेक्शन लगा दिया जाए तो बाकी सारे यहाँ का बाकी सबका कनेक्शन भी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, गिवन दी दैट बिहेव लाइक हाउ वेव हाउ डॉपलर अफेक्ट चिपली डिस्क्राइब थीटा ऑफ मोमेंटम। कहता है ये बताएं कि डॉपलर इफेक्ट ने कैसे बताया कि हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन है वो वेव के बिहेव शो करते हैं। डॉपलर इफेक्ट फॉर एन इलेक्ट्रॉन, डॉपलर इफेक्ट था जो किसी भी इलेक्ट्रॉन पर वुड बी एन इंक्रीज और डिक्रीज, हो सकता है वो इंक्रीज भी हो रहा हो और डिक्रीज भी हो रहा हो। इन इलेक्ट्रॉन्स मेजर्ड मोमेंटम डिपेंडिंग ऑन योर फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इलेक्ट्रॉन का जो डिपेंडिंग मेजरमेंट फ्रेम है वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस रिलेटिविटी है, वो वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन पर डिपेंड करता है, और ये जो चेंज है डी प्रोबेबिलिटी वेवलेंथ पर वो उस पर भी डिपेंड करता है। नेक्स्ट देखते हैं, फाइंड दी शिफ्ट इन वेवलेंथ पर शिफ्ट मालूम करें जब फोटोन जो है वो इलेक्ट्रॉन स्कैटर करे, और स्कैटर्ड बाय इलेक्ट्रॉन हमारे पास जो फोटोन है वो इलेक्ट्रॉन की से स्कैटर हुआ हो, और उससे जो थीटा हो वो कितना हो 60। तो हम जानते हैं कि हमारे पास जो कैम्पटोन स्कैटरिंग फार्मूला है वो है डेल्टा डेल्टा वेवलेंथ जो है इज इक्वल टू एच ओवर एम ई सी मल्टीप्लाई, नीचे ही मल्टीप्लाई हो रहा है, क्या मल्टीप्लाई हो रहा है जी, 1 माइनस कॉस थीटा और मल्टीप्लाई लैम्डा। तो इसमें बाकायदा हम वैल्यूज पुट करेंगे, आपको वैल्यूज याद करनी पड़ेंगी। सबसे पहले प्लांक कांस्टेंट जो कि एच है उसकी वैल्यू मालूम करनी पड़ेगी, जो है 1.626 मल्टीप्लाई 10 पर माइनस 34 जूल सेकंड। उसके बाद जी हमारे पास मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन होता है 9.1 मल्टीप्लाई 10 पर माइनस 31, और यहाँ पर हमारे पास जो आगे चार्ज है उससे दिया हुआ वो भी, और फिर कॉस कितना, कॉस में जो थीटा पुट करना है वो 60 है, और हमारे पास जो वेवलेंथ दी गई है वो 1 मल्टीप्लाई 10 पर माइनस 90 है। जब इसे पुट करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, 2.43 मल्टीप्लाई 10 पर माइनस 12 मीटर। आप ये भी कह सकते हैं कि 0.0024 नैनोमीटर। नेक्स्ट देखिए जी, हाउ कैन हाउ कैन ऑब्जेक्ट मूव विद रिस्पेक्ट टू द ऑब्जर्वर सो दैट द साउंड फ्रॉम इट नॉट शिफ्टेड इन फ्रीक्वेंसी। कहता है जो हमारे पास ऑब्जेक्ट होता है मूव विद रिस्पेक्ट टू दी ऑब्जर्वर, हमारे पास ऑब्जर्वर की रिस्पेक्ट से मूव कर रहा है, और साउंड जो है उसकी फ्रीक्वेंसी भी शिफ्ट नहीं हो सकती। तो ये कैसा हो सकता है, कहता है सोर्स एंड दी ऑब्जेक्ट नीड टू मूव इन पैरेलल। कहता है कि हमारे पास जो साउंड है और ऑब्जर्वर है उसे एक पैरेलल मूव करना चाहिए, दिस इज सेम डायरेक्शन, और उनकी डायरेक्शन जो है वो भी सेम होनी चाहिए, और उनकी स्पीड भी सेम होनी चाहिए। तो हमारे पास उनकी जो रिलेटिविटी सेपरेशन होगी वो सेम रहेगी, और उस तक जो फ्रीक्वेंसी है वो भी शिफ्ट नहीं होगी। नेक्स्ट कहता है स्मॉल मैग्नेट बार इज सस्पेंडेड। हमारे पास जो स्मॉल मैग्नेट बार है वो सस्पेंड किया जाता है इन अ यूनिफॉर्म 0.50 टेस्ला। हमारे पास इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो 0.25 होती है, और मैक्सिमम जो टार्क एक्सपीरियंस होता है किसी मैग्नेट से वो होता है 4.6 मल्टीप्लाई 10⁻³ न्यूटन मीटर। हमने क्या मालूम करनी है, मैग्नेटिक मोमेंट मालूम करना है किसी बात का। हम टार्क का फार्मूला जानते हैं किसी मैग्नेटिक फील्ड के लिए, वो है m मल्टीप्लाई बाई डी। यहाँ पर टी क्या है, टार्क है, m क्या है, मास है, और यहाँ पर डी क्या है वो मैग्नेटिक फील्ड है। हमने रीअरेंज करना है फार्मूला मैग्नेटिक मोमेंट का। हाँ, वो जो टार्क है वो एम जो है मोमेंटिक मोमेंट है, तो मोमेंटिक मोमेंट हमने मालूम किया एम इज इक्वल टू टार्क ओवर आप कह सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड। टार्क का आप वैल्यू पुट करें और मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू पुट करें, आपके पास एम आ जाएगा एम स्क्वायर, एम्पेयर एम स्क्वायर। नेक्स्ट देखते हैं, कहता है क्या ये पॉसिबल है कि हमारे पास जो थर्मल इक्विलिब्रियम है दे आर नॉट कॉन्टैक्ट इन। तो ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि दोनों का जो थर्मल है वो एक दूसरे के बिल्कुल सेम होना चाहिए। कहता है कि विच ऑफ दी विद रिगार्ड टू रेफरेंस फ्रेम के रिगार्ड से हाउ डज जनरल रिलेटिवली डिफरेंट फ्रॉम स्पेशल रिलेटिविटी। ये बताएं कि जनरल रिलेटिविटी जो रिलेटिविटी है वो स्पेशल रिलेटिविटी से कैसे मुख्तलिफ है। कहता है जनरल रिलेटिविटी में हमारे पास जो रेफरेंस होता है फ्रॉम एंड एक्स आर है एक्सेलरेटिंग। हमारे पास जो रेफरेंस फ्रेम्स होते हैं वो क्या कर रहे हैं, एक्सेलरेट कर रहे होते हैं।
स्पेशल रिलेटिविटी, हमारे पास जो स्पेशल रिलेटिविटी होती है वो डील करती है किस पर डील करती है, वो रिलेटिव वेलोसिटी पर डील करती है। बट दे आर कांस्टेंट, लेकिन वो क्या होते हैं, कांस्टेंट होते हैं रिस्पेक्ट टू ईच अदर, एक दूसरे के लिहाज से वो क्या होते हैं, कांस्टेंट होते हैं। कहता है जनरल रिलेटिविटी डील विद एक्सेलरेशन, हमारे पास जो जनरल रिलेटिविटी होती है वो एक्सेलरेशन से डील करती है, बाय एक्सटेंशन ग्रेविटी। इन स्पेशल रिलेटिविटी फ्रेम्स आर नॉट एक्सेलरेटिंग, जबकि स्पेशल हमारे पास जो रिलेटिविटी होती है उसमें एक्सेलरेशन नहीं कर देते। आगे हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन आता है मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक फ्लक्स में फाइंड करें और लूप ऑफ वाई यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ओरिएंटेशन मैक्सिमम फॉर ओरिएंटेड जीरो। पहले की तारीफ देखते हैं कि हमारे पास जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो डिस्क्राइब करती है स्ट्रेंथ और डायरेक्शन को किसी मैग्नेटिक फील्ड की, जिसमें कोई भी चार्ज पार्टिकल आके कोई ना कोई फोर्स एक्सपीरियंस करता है। जबकि हमारे पास जो मैग्नेटिक फ्लक्स होता है वो स्केलर क्वांटिटी होती है, जो कि अमाउंट करती है मैग्नेटिक फील्ड पासिंग थ्रू आर गिवन सरफेस एरिया, किसी भी एरिया से गुजरने वाली मैग्नेटिक फील्ड को मेजर करती है। नेक्स्ट जो तो वो था, कहता है कि जब एक हमारे पास वायर का जो लूप है वो प्लेस किया जाता है किसी भी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में, तो हमारे पास जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो मैक्सिमम हो जाती है प्लून लेप पर, क्योंकि इसमें जो परपेंडिकुलर होती है डायरेक्शन होती है मैग्नेटिक फील्ड की। और हम जानते हैं दिस इज वाई मैक्सिमम नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास थ्रू, इसी वजह से उसमें से जो मैक्सिमम हमारे पास नंबर ऑफ लाइन होती है किसी मैग्नेटिक फील्ड की वो बात करते हैं। तो अगर दूसरे हाथ में देखें तो हमारे पास जो मैग्नेटिक फील्ड है उसके लूप पैरेलल होगा, तो उसमें से कोई मैग्नेटिक फील्ड गुजरेगी नहीं, इसका मतलब है वहाँ मैग्नेटिक फील्ड जीरो होगी। कहता है कि हमारे पास कोई भी इलेक्ट्रॉन है डी ब्रॉगली वेवलेंथ यानी लैम्डा हमारे पास 2.8 मल्टीप्लाई 10⁻⁻10 मीटर पर है, और मैग्नीट्यूड जो है वो डी है, इसका काइनेटिक एनर्जी। तो हमारे पास हम जानते हैं कि डी ब्रॉगली वेवलेंथ क्या है, वो है जी डी ब्रॉगली जो वेवलेंथ है वो है लैम्डा इज इक्वल टू एच ओवर सी। एच हमारे पास डी ब्रॉगली वेवलेंथ है, हमारे पास जो एच है लैम्डा जो है हमारे पास डी ब्रॉगली वेवलेंथ है, एच जो है प्लैंक कांस्टेंट है, और पी क्या है, मोमेंटम है किसी भी आप कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन का। तो हमारे पास मोमेंटम मालूम करना है, तो पी उधर जाके मल्टीप्लाई होगा, लैम्डा इधर आके तस्लीम होगा, तो हमारे पास मोमेंटम क्या आ जाएगा, वो पी इज इक्वल टू एच ओवर लैम्डा। हम प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू डालेंगे, वो है 6 पॉइंट मल्टीप्लाई 10⁻⁻34, और साथ जो लैम्डा की वैल्यू डालेंगे हमारे पास आंसर आ जाएगा। दूसरा था कि हमारे पास जो काइनेटिक एनर्जी होगी इलेक्ट्रॉन की, उसका फार्मूला क्या है, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू पी स्क्वायर ओवर 2m। ठीक है, पी स्क्वायर ओवर 2m, यानी 1/2 इज इक्वल टू पी ओवर एम भी आप इसे लिख सकते हैं। तो इसमें सिंपल हम जो हमारे पास मोमेंटम निकला उसकी वैल्यू पुट करेंगे, और साथ एम की वैल्यू पुट करेंगे, और हमारे पास आंसर क्या आएगा, 1.15 मल्टीप्लाई 72। नेक्स्ट देखते हैं एक्सप्लेन दी फ्यूजन रिएक्शन ऑफ सन। सन के जो फ्यूजन रिएक्शन है उससे क्या हो रहा है, कहता है न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन पावर जो सन, हमारे पास जो न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन होता है वो सन को पावर देता है और दूसरों स्टार को देता है। बिना फ्यूजन रिएक्शन, किसी भी फ्यूजन रिएक्शन में हमारे पास जो टू लाइट न्यूक्लियाई होते हैं, जो दो हल्के फुल्के न्यूक्लियाई वो आपस में मर्ज होते हैं, और मर्ज होते हैं, और सिंपल मर्ज होने के बाद वो एक हैवियर जो है वो इलेक्ट्रॉन आप कह सकते हैं पार्टिकल बनाते हैं। दी मोर एनर्जी रिलीज, इसकी जब वो आपस में मिलते हैं और एक सिंगल हैवियर न्यूक्लियस मिलाते हैं तो इससे बहुत ज़्यादा एनर्जी खाली होती है। So that total mass of resulting molecule mass of original nuclei to the love lover mass becomes energy। अच्छा जी, नेक्स्ट चलते हैं। कहते हैं स्पीड ऑफ साउंड, हमारे पास जो स्पीड ऑफ साउंड होती है सिग्निफिकेंटली वेरी करती है और डिपेंड करती है किसी मीडियम पर जो इससे ट्रैवल करता है। कहता है अगर हमारे पास इस गिव अ प्रूफ कंपेयर विद द स्पीड ऑफ साउंड अमंग द वाटर एयर, हमारे पास जो वाटर है एयर है उसके साथ स्पीड ऑफ साउंड को कंपेयर करें, एंड द ग्रेटर द एम्पलीट्यूड ऑफ वेव फास्ट देन वेव मूव। कहता है हमारे पहले का आंसर देते हुए कहता है कि हमारे पास जो स्पीड होती है किसी भी साउंड की वो सिग्निफिकेंटली डिपेंड करती है किसी भी मीडियम पर, और हमारे पास दिस इज बिकॉज स्पीड ऑफ साउंड, हमारे पास जो स्पीड ऑफ साउंड होती है वो डिपेंड करती है डेंसिटी पर और किसी भी मीडियम की इलास्टिसिटी पर। आमतौर पर जो साउंड होता है वो ट्रैवल करता है किसी भी डेंसर मीडियम में से, और जो ऑब्जर्वर मीडियम होता है उसमें से कम गुजरता है। ठीक है जी, यहाँ तक क्लियर हुआ। कहता है कि स्पीड ऑफ साउंड, हमारे पास जो स्पीड ऑफ साउंड है एयर में रूम टेम्परेचर पर प्रेशर अप्रोक्सीमेटली, हमारे पास जो वहाँ पर प्रेशर होता है वो 343 मीटर पर सेकंड होता है। ठीक है जी, इन दी वाटर में स्पीड ऑफ साउंड, हमारे पास जो वाटर में स्पीड ऑफ साउंड होती है वो कितनी होती है, 1.1 मल्टीप्लाई 484 मीटर पर सेकंड, और हमारे पास जो एयर होती है उसमें 4 गुना इससे ज़्यादा होती है। नेक्स्ट देखते हैं दी एम्पलीट्यूड ऑफ साउंड, किसी भी साउंड में जो एम्पलीट्यूड होता है वेव इज रिलेटेड टू इंटेंसिटी ऑफ साउंड, हमारे पास जो वेव होती है वो साउंड की इंटेंसिटी से रिलेट करती है, और इसमें जो हमारे पास एनर्जी होती है किसी भी अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है कैरिड करती है वेव पर इन टाइम से। तो जो एम्पलीट्यूड होता है साउंड का वो अफेक्ट नहीं करता स्पीड ऑफ लाइट को, यहाँ ट्रैवल थ्रू मीडियम किसी भी मीडियम से ट्रैवल कर रही हो। ब्लैक बॉडी रेडिएशन बहुत इंपॉर्टेंट एक टॉपिक है, उसके बारे में हम देखते हैं कि हमारे पास जो ब्लैक बॉडी रेडिएशन होती है अलाउज ऑल इंसिडेंट रेडिएशन, तमाम इंसिडेंट रेडिएशन, तो यानी किसी बॉडी से निकलने वाली इंसिडेंट या उस पर पड़ने वाली रेडिएशन को अलाउ करती है पास इनटू नॉन रिफ्लेक्टिव एनर्जी, उस एनर्जी में पास करने को अलाउ करती है जो नॉन रिफ्लेक्टिव होती है। इंटरनली ऑब्जर्व ऑल दी इंसिडेंट रेडिएशन, अंदरूनी तौर पर तमाम किस्म की जो रेडिएशन होती है वो ऑब्जर्व करती है,
और दिस इज टू दी रेडिएशन ऑफ द वेवलेंथ। और ये भी सच है कि हमारे पास जो रेडिएशन होती है वेवलेंथ की फॉर आर एंगल, हर एंगल के ऑफ इंसिडेंट इन दी परफेक्ट ऑब्जर्वर ऑफ फॉर आल इंसिडेंट। इसलिए हमारे पास जो ब्लैक बॉडी होती है वो गुड ऑब्जर्व होती है। ठीक है जी। तो काले कपड़े क्या करते हैं, या काला जो भी बॉडी हो वो क्या करती है, गुड ऑब्जर्व होती है। व्हाट अबाउट दी क्वांटम रेजोल्यूशन, क्वांटम रेजोल्यूशन किसने लाए? कहता है क्वांटम रेजोल्यूशन जो है वो टर्म है यूज की जाती है किसी एबिलिटी को या मेजर ऑब्जेक्ट आर वेरी स्केल स्मॉल स्केल, किसी छोटे से हिस्से में उसको जो ऑब्जर्व करना, सच एज एटम्स एंड सब एटॉमिक्स, जैसा कि जो एटम्स हैं और सब एटॉमिक्स हैं। दी टर्म क्वांटम, क्वांटम जो है रेफर टू दी फंडामेंटल पार्टिकल्स को रेफर करती है दैट गवर्न दी बिहेवियर एंड मैटर एनर्जी स्मॉल स्केल। कहता है हमारे पास जो बोर की थ्योरी है उसके 3 पास्टुलेट्स ध्यान करें। सबसे पहला पास्टुलेट है कि हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन है वो फिक्स ऑर्बिट में घूमता रहेगा, वो अपने रास्ते से भटकेगा नहीं है। और अगर वो इलेक्ट्रॉन है एक अपने एक जो शेल है उससे जंप कर सकता है दूसरे शेल में, या दूसरे शेल से वापस जंप कर सकता है अपने शेल में, लेकिन घूमता वो एक ही डायरेक्शन में रहेगा। कहता व्हाट इज मीन्स ऑफ पोलराइजेशन, पोलराइजेशन का मतलब क्या है? तो अगर फिजिक्स में देखें तो जो पोलराइजेशन होती है वो वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की वजह से होती है। सनलाइट ट्रैवल थ्रू दी वैक्यूम टू ईच दी अर्थ, हमारे पास जो सनलाइट होती है वो वैक्यूम के जरिए अर्थ तक पहुंचती है। एंड एग्जाम्पल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, और ये भी क्या है, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की एग्जाम्पल है। कहता हाउ फास्ट शुड मूव अवे फ्रॉम 6.6 हर्ट्ज, फ्रीक्वेंसी कितनी दी है 6.0 10 14। और हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी दूसरी दी गई है वो 4.1 10 14 हर्ट्ज है। नेक्स्ट देखते हैं जी। हम जानते हैं हमारे पास जो, मैं कहता हूँ कि इसको छोड़ दें क्योंकि ये ज़्यादा आता नहीं है, तो इस तरह के डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं आते। वैसे भी ये बहुत लंबा है, तो अगले हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगर आपने करना होगा मुझे बता दीजिएगा, मैं इंशाल्लाह दोबारा इसकी वीडियो बना दूंगा, यहाँ पर्सनली आपको गाइड कर दूंगा कि ये एमसीक्यूज होना कैसे है। फिलहाल हम इसे स्किप कर रहे हैं। व्हाट रोल रजिस्टर प्ले इन द इलेक्ट्रिक करंट। तो हम जानते हैं कि हमारे पास जो रजिस्टर होते हैं वो फ्रिक्शन का काम ही करते हैं, और क्या करेंगे, वो रोकते हैं इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो को। कहता है व्हाट डज नॉट बी कैल्विन स्केल एंड नेगेटिव नंबर। कहता है हमारे पास जो कैल्विन स्केल होता है वो नेगेटिव नंबर क्यों नहीं रखता? कहता है कि लोएस्ट वैल्यू कैल्विन स्केल, जो कैल्विन स्केल की जो लोएस्ट वैल्यू है वो जीरो है। दिस स्टैंड फॉर एब्सोल्यूट जीरो, जो कि एब्सोल्यूट जीरो के पास से देखी जाती है। कहता है दिस इज द कूल्डेस्ट एनीथिंग कैन पॉसिबली बी। कहता है जीरो कैल्विन पे हर चीज जो है वो कूल्डेस्ट हो जाती है, जो चीज भी पॉसिबल हो। कहता है बिकॉज जीरो इज द लोएस्ट पॉसिबल टेम्परेचर। कहता है कि हमारे पास जो जीरो है वो लोएस्ट पॉसिबल टेम्परेचर है। देयर कैन नॉट बी नेगेटिव टेम्परेचर ऑन दी कैल्विन स्केल। कहता है इसलिए हमारे पास जो कैल्विन स्केल है उसके नेगेटिव नंबर नहीं हो सकता। कहता है ओनली सम स्मॉल परसेंटेज ऑफ एनर्जी फेड इनटू द कॉमन लाइट बल्ब इनटू द विजिबल। कहता है कि हमारे पास जो कॉमन कंटेन होते बल्ब होते हैं वो कंटेन करते हैं एलिमेंट्स के जो हीटअप होते हैं और ग्लो करते हैं करंट को पास थ्रू, जब करंट इनमें से पास होता है। इनमें जो फ्रैक्शन होती है एनर्जी की लाइट बल्ब में वो चेंज होती है लाइट एनर्जी में, और जो रेस्ट एनर्जी होती है वो हीट एनर्जी में ट्रांसफर हो जाती है। नेक्स्ट देखते हैं मोमेंटम ऑफ प्रोटॉन फाइंड करना है। हमारे पास जब उसका जो मास हो 1.67 मल्टीप्लाई 10⁻27 और इसकी वेलोसिटी 0.5 हो, तो सबसे पहले हम मोमेंटम देखते हैं कि मोमेंटम क्या है, पी इज इक्वल टू एम जी, और नीचे क्या आएगा 1 माइनस वी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर। तो ये हमारे पास रिलेटिव मोमेंटम ऑफ पार्टिकल का फार्मूला है। इसमें सिंपल वैल्यूज पुट करके हमारे पास आंसर आ जाएगा। कहता है कि हमारे पास जो सिलेंड्रिकल कॉपर केबल है उसकी जो रेंज है वो क्या है 1.5 किलोमीटर, और उसका जो पोटेंशियल डिफरेंस सप्लाई हो रहा है वो कितना है 220 वोल्ट। तो आपने डायमीटर इसका मालूम करना है, जबकि इसका जो फ्लोइंग रेट हो वो 50 वाट हो। तो हम जानते हैं रेजिस्टेंस का फार्मूला क्या है, आर इज इक्वल टू एल ओवर ए, और हम पावर का फार्मूला भी जानते हैं जो कि आई स्क्वायर ओवर आर है, आई स्क्वायर आर है। तो आई का फार्मूला क्या है, वो है आई इज इक्वल टू वी ओवर आर। इसमें हम पुट करेंगे तो हमारे पास वैल्यूज़ को पुट करने के बाद आंसर क्या आएगा, वो आएगा जी 50 वाट। हमारे पास मिनिमम जो है कॉपर का डायमीटर होगा 1.314 मिलीमीटर। नेक्स्ट देखते हैं व्हाट इज ब्राइटर एजेक्ट मोर फ्रॉम अ फोटोसेंसिटिव सरफेस डायमीटर लाइट ऑफ सेम ए विल हाई फ्रीक्वेंसी लाइट ग्रेटर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो हमारे पास जो ब्राइट लाइट है कंटेन फोटोन्स, हमारे पास कंटेन करती है फोटोन्स को। तो विद मोर फोटोन्स, अगर फोटोन्स आपके पास ज़्यादा होंगे हिटिंग दी मेटल, मेटल को ज़्यादा हिट कर रहे हैं, मोर इलेक्ट्रॉन्स विल बी इमिटेड। तो जब फोटोन हिट करेंगे तो वहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, और इलेक्ट्रॉन को हिट करने की वजह से हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन है वो ज़्यादा निकलेंगे, और जो हमारे पास फ्रीक्वेंसी होगी लो होगी लाइट की, नो हाई फ्रीक्वेंसी गिव्स यू हायर एनर्जी इलेक्ट्रॉन मोर नॉट मोर इलेक्ट्रॉन। कहता है कि हमारे पास जो हायर फ्रीक्वेंसी है वो ना ही हायर एनर्जी इलेक्ट्रॉन दे सकती है, ना ही उससे ज़्यादा दे सकती है जिसमें उसमें मौजूद है। नहीं तो ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास या मोमेंटम के ऑपोजिट हो जाएगा। कहता है कि हमारे पास जो आर एम एस स्पीड है यानी वी आर एम एस है हीलियम की, उस पर जो टेम्परेचर है वो 1350 है, और आपने प्रोपोर्शनल रन फाइंड करना है ऑक्सीजन का मालिक्यूल का, और जो मालिक्यूल है हीलियम के वो 4 किलोग्राम पर मोल है, और ऑक्सीजन है वो 32 किलोग्राम है। तो हमारे पास जो रूट मीन स्क्वायर वैल्यू होती है वो क्या होती है 3 kBt/m,
और के भी क्या है हमारे पास, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, और हमारे पास टी क्या है वो टेम्परेचर है, और हमारे पास मास क्या है एम क्या है वो मास है। तो हमारे पास जो रेशो होगी पहली की और दूसरी की वो होगी Vr/ms1 और ओवर Vr/ms1/2, और हमारे पास जो फार्मूला होगा वो M2/m1 होगा। तो सिंपली इसमें वैल्यूज पुट करनी है और हम क्या करेंगे Vrms की वैल्यू निकालेंगे जो होगी 675 मीटर पर सेकंड। कहता है अगर हमारे पास जो अल्फा पार्टिकल है वो उसका जो मास है, ये मास आप लाजमी याद रखें 6.6 मल्टीप्लाई 10⁻27, वो इलेक्ट्रॉन रेडिएट डिके करता है यूरेनियम का, और यूरेनियम कौन सा होता है वो 238 होता है, और इसमें जो एनर्जी होती है वो 0.420 हमारे पास इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है, और इसकी जो वेवलेंथ होगी वो क्या होगी, हम जानते हैं डी ब्रोगली वेवलेंथ किसके इक्वल होती है, वो होती है H/P के, और हमारे पास जो इसका फार्मूला होगा वो होगा P इज इक्वल टू लैम्डा/H/लैम्डा। हमारे पास आंसर क्या आएगा, इसमें वैल्यूज पुट करेंगे तो वो आएगा 1.77 E मल्टीप्लाई 10⁻⁻90। अच्छा जी, एच की वैल्यू निकल आई, तो लैम्डा की वैल्यू भी निकल आएगी। एच की वैल्यू पुट करते हैं, लैम्डा की वैल्यू पुट करते हैं, हमारे पास 3.74 E-15 इसका आंसर होगा। अच्छा, कहता है अगर हमारे पास लाइटनिंग अकर करती है और उस पर जो लाइटनिंग बोल्ट होती है वो होती है, उसकी जो स्पीड होगी वो होगी 20,000 कॉलम पर सेकेंड, और उसका जो टाइम होगा वो 100 माइक्रो क्यूब होगा, और हम देखते हैं कि कितना चार्ज उसमें फ्लो होगा। तो चार्ज का फार्मूला क्या, हम जानते हैं करंट का, जब भी चार्ज फ्लो होगा तो करंट प्रोड्यूस होगा, तो करंट क्या है, आई इज इक्वल टू क्यू ओवर टी। हमने यहाँ पर क्यू फाइंड करना है, तो हम क्यू को साइड पर ले जाएंगे और हमारे पास क्यू क्या आएगा, क्यू इज इक्वल टू आई मल्टीप्लाई टी। इसमें वैल्यूज पुट करेंगे और हमारे पास जो 1 कॉलम चार्ज है उसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं जी, अगर हमारे पास कॉपर सिलेंडर है और वो क्या 1.5 किलो मीटर लॉन्ग है, कनेक्टेड है किससे 20 एक वोल्टेज है 220 पोटेंशियल डिफरेंस है, व्हाट शुड बी डायमीटर, तो इसका डायमीटर क्या होना चाहिए, दैट प्रोड्यूस हीट रेट ऑफ उसका जो, ये हम पहले भी कर चुके हैं लेकिन फिर भी मैं आपको करके दिखा देता हूँ कि हमारे पास जो किसी भी चीज़ की पावर होती है वो क्या होती है, किसी सिलेंड्रिकल की जो पावर होती है वो क्या होती है, पाई/4 मल्टीप्लाई रो मल्टीप्लाई एल मल्टीप्लाई एरिया मल्टीप्लाई वोल्ट का स्क्वायर। इसमें सिंपली आपने वैल्यूज पुट करनी है, और अब हमने क्या मालूम करना है, एरिया मालूम करना है यानी डायमीटर, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं जी, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है इसलिए मैं इन्हें स्किप कर रहा हूँ। तो ये है जी, व्हाट आर दी प्रॉपर्टीज ऑफ वेव फंक्शन, तो ऑल मेजरेबल इंफॉर्मेशन अबाउट द पार्टिकल इज अवेलेबल, यू शुड बी कंटिन्यूस एंड सिंगल विंड यूजिंग दी टेक्नोलॉजिकल अल्टोरियन एनर्जी। कहता है कि हमारे पास जो विच इज डेंसर ड्राई एयर और एयर सैचुरेटेड विद वाटर वेपर्स, तो हमारे पास यहाँ पर जो आंसर होगा वो ड्राई एयर इज डेंसर देन द एयर सैचुरेटेड विद वाटर वेपर्स एज ड्राई एयर कंसिस्ट ऑफ नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। नेक्स्ट देखते हैं कि हमारे पास जो तमाम ऑब्जेक्ट्स होते हैं रेडिएट करते हैं एनर्जी को, ये हम देख चुके हैं पहले भी क्वेश्चन। तो लास्ट जो हमारे पास जो क्वेश्चन है कहता है कि इन कूल रूम, और ये भी हम क्वेश्चन देख चुके हैं कि जो कूल रूम होता है उसमें वुड और जो मेटल होता है उसकी जो टेम्परेचर होता है वो सेम नहीं होता। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, हमारे वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।